कमेंट इनके लगाना, थोड़े से एनलार्ज कर देना, जूम कर देना। एम आई लाइव? हेलो एवरीवन। हाँ, यस आई एम लाइव। कुलभूषण कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे हैं, और अब फटाफट कमेंट आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच ऋषि। सुनीता, हाउ आर यू? कैसी हो? अंजलि शर्मा, हेलो, हाउ आर यू? होप ऑल आर वेल। दीपांशु, वेदर चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखना। प्रिपरेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक अच्छी हेल्थ मांगती है, राइट? जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है दीपांशु जी आपका। पीकेश, कैसी तैयारी चल रही है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है? आशा करती हूँ कि प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। पीकेश, मुकेश, वंश, वेरी गुड इवनिंग। मंजीत मैम, सुपर अमेजिंग, बट थैंक यू सो मच। ओके, पंकज जी, और कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबके कमेंट ओके। कपिल कुमार नारनौलिया से, वेरी गुड इवनिंग देयर। राधे राधे। भारत, नवीन, दीपांशु, अच्छा आर्टिफिशियल रेन हो रही है, ओके। आदेश कुमार राणा, जय हिंद। निशा, अशोक सारन, सत्यम, हेलो हेलो एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शाम के 9 बजे वाली क्लास में। और आशा करती हूँ कि सबके सब तैयार हो आज की क्लास के लिए। पिछला टॉपिक जो हमने आपके संग कवर किया, दैट वाज सैटरडे को हमने कौन से टॉपिक के संग एंड किया था? प्लीज़ मेरे को रिमाइंड कराना। थैंक यू एवरीवन। पहले अच्छा, रवि कह रहे हैं हम आपकी वैसे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आज हम लाइव हैं। स्वागत है लाइव क्लास में आपका। और लाइव की तो खैर बात ही अलग होती है। राधे राधे जी, वेरी गुड इवनिंग जी, स्वागत है। काजल मौर्य, ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, बॉन्ड्स डिस्कस किए, राइट। पिछली क्लास में हमने आपसे बॉन्डिंग, आपके कंसेप्ट्स पे चर्चा करी थी, डिफरेंट बॉन्ड्स पे बात करी थी, वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे, प्रबल और दुर्बल बंध पे बात करी थी। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा क्लास पे ध्यान देते। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं यूट्यूब पे सेशन लेती हूँ 6 बजे की क्लास, उसके दौरान जैसे अम, अपनी अपनी सोच है, हालांकि यदि कोई उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करता है, तो आप उसमें खाली मेरे से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, हो सकेगा कभी कभी 25 भी हो जाए, आपको लगेगा कि 20-25 ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन दोस्त मेरी बात सुनिएगा, जो बीच में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, थैंक यू सो मच आदेश कुमार राणा, वो यूं ही नहीं होता। उसके बीच में आप खुद ही समझदार हैं, इतने मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बीच के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन ही आता है, वही चीज है, ठीक है? तो मेरी बात सुनिएगा प्राची एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच, कि उसकी पीडीएफ जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हम आपको यहाँ पे डलवा दें, यदि आपको ज़रूरत हो मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच बसंत जी। तो मेरी बात सुनिए, मेरे मन में ये विचार आया कि वो पीडीएफ, हालांकि वो तो है ही सभी के लिए है, आप नोट करें नोट करें, अन्यथा वो पीडीएफ हम आपको डलवा देंगे। थैंक यू निखिल। तो ध्यान है, ठीक। तो वो पीडीएफ हम आपकी डलवा दिया करेंगे साथ में। अगर ऑप्शन हुआ, क्योंकि हमने अपनी जो टेक्निकल टीम है उससे पूछा था, तो शायद उनका कहना था कि एक क्लास के साथ हम मैक्सिमम 2 फोल्डर वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मतलब। तो हम देखते हैं, उनसे कुछ कहेंगे कि कई बार तुमने देखा नहीं होगा कि बोर्ड के संग नीचे क्वेश्चन ऐड कर दी दोनों पीडीएफ, तो 2 फोल्डर्स में जा सकता है। ठीक है प्राची, तो वो जो बोर्ड वाली पीडीएफ है ना, वो एक्सप्लेन की हुई, वो हम आपकी उसमें डलवा दिया करेंगे। आशा करती हूँ पहली क्लास के माध्यम से एक चीज़ें तो समझ में आई आपको, कि कंटेंट की लैंग्वेज थोड़ी स्टैंडर्ड बढ़ा के दिखाई जा सकती है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ऑप्शंस का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के कोर्स वही है। तो दोस्त, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। हिंदी मीडियम में इसी टॉपिक को हम पढ़ के आए हैं दोस्त। अब क्लास पे ध्यान दो, पीडीएफ की चिंता मत करो, वो हम जहां जहां से ढूंढ पाएंगे। आपके आप सभी को ज्ञात होगा कि आरडब्ल्यूए परिवार के संग तो हम जल्दी ही जुड़े हैं, अन्यथा जो बच्चे हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, मतलब वो सभी बहुत अच्छे जानते हैं, मेरे लिए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पहले है। तो आपको जहां से हमें लगेगा कि ये कंटेंट इन बच्चों के काम का है, हम जरूर
आप उससे निश्चिंत रहें। थैंक यू। तो ध्यान रखेंगे जरा, ठीक है? आप जरा क्लास पे ध्यान दो। तो अम्ल, क्षार एवं लवण, ये टॉपिक आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, जहां पर लगेगा कि दैनिक जीवन में की भाषा में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वहां पे बात करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण, डायरेक्ट वहीं से बात करते हैं, 9वें 10वें की परिभाषा से। क्या होते हैं अम्ल? जैसे ही किसी बच्चे के सामने एक बिल्कुल, जिसे विज्ञान का साइंस का कुछ भी नहीं पता, उसके सामने अगर हम बोल दें कि क्या एसिड क्या होते हैं, तो वो कि नींबू खाया एसिड होता है शायद। तो कि इमली खाई अम्ल, नींबू खाया अम्ल, अचार वगैरह अम्ल, सिरका खाया अम्ल, तो दही खाया अम्ल। तो एक चीज जो सबसे पहला एक इम्पैक्ट आता है एक कॉमन माइंड में, कि अम्ल सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है निशा यादव के ठीक है निशा यादव, तुम्हारे क्या पूछ रहे हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में अमोनिया का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसमें तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। ओके, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, आज इसकी चर्चा को बढ़ाते हैं। डोंट वरी, बहुत सारा अभी मॉक सेशन में हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे। आपका भी मेरी यही एक इच्छा है कि एक मॉक सेशन हम यहाँ पे खत्म करवा देंगे, उसके बाद। हाँ ठीक। तो देखो भाई, समय ना वेस्ट करते हुए, थोड़ा निशा जी आप भी थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस यहाँ खत्म होगा, फिर इसमें भी हम प्रैक्टिस सेशंस करवाया करेंगे आपके। एसिड्स क्या होते हैं? तो हमने जो परिभाषा 9वीं 10वीं में पढ़ ली, वहीं से बात शुरू करते हैं। क्या? कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर, ऑल दैट मटेरियल्स which gives hydrogen ion in their water solution or aqueous solution, in their aqueous solution, or you can say water solution are called acids, कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर, वह सभी पदार्थ तो जो जल में घुलने पर, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और यहीं से हमको एक्सप्लेनेशन, इसी परिभाषा से चीजें समझनी पड़ती हैं। क्या? चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसे आप पानी में घोलो, हाइड्रोजन आयन अलग रिलीज करता है, क्लोरीन आयन अलग, आयनिक हो जाता है। ये अम्ल जब भी, मतलब आप किसी भी एसिड को जब डाइल्यूट करोगे, तो वो अपने कंपाउंड फॉर्मेशन में नहीं रहता, फिर वो किस रे में, हाँ थैंक यू, इधर देखो। ओके, इसी प्रकार से चाहे नाइट्रिक एसिड हो, उसे जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जल में घोलते हैं, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, नाइट्रेट आयन अलग हो गया। तो एक चीज जो कि सारे एसिड्स में पाई गई, वो थी हाइड्रोजन आयन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये थ्योरी किसकी दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी, ये जो परिभाषा थी कि हाइड्रोजन आयन इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑल एसिड्स, हाइड्रोजन आयन। तो ये परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? आरहेनियस के द्वारा। आरहेनियस की रिक्वेस्ट ये परिभाषा थी। लेकिन इसी चीज को वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। क्या नाम था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। क्या? वैज्ञानिक जिनका नाम ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इनकी परिभाषा क्या कहती थी? इन्होंने कहा कि वह सभी पदार्थ जो कि एक प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने पानी में घोला, ठीक है, तो ये क्या करता है? यहां पे एक इक्वेशन ये वाला देखो, ये कि हाइड्रोजन अलग रिलीज हुआ, क्लोरीन अलग रिलीज हुआ, लेकिन क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी में ने इसी में एक बात और ऐड कर दी। फिर ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, विच कैन बी कंपेयर्ड टू 1 प्रोटॉन, ये जल के हाइड्रोजन, जल के मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, मतलब मुक्त अवस्था में नहीं रहता। तो
तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये चीज सभी एसिड्स में जब नोटिस करी, क्या कि जितने भी एसिड्स हम पानी में घोलते हैं वो आयनिक सिचुएशन में आके हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करते हैं, बट वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिर कंबाइन होके और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो इन्होंने जितने ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जितने भी एसिड्स हैं उनको एक किसकी संज्ञा दे दी कि दे ऑल आर प्रोटॉन डोनर, कि ये सबके सब प्रोटॉन विलय कर सकते हैं, प्रोटॉन दान करने की क्षमता रखते हैं। और इसी बेस पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि इस तरीके से हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव और प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे अभी कल परसों की जब बॉन्ड वाला हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या बॉन्ड वाला खासकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम आपको मॉक करा रहे थे, तो हमने आपको भली भांति बताया था कि जल के अणु में, यहां पर ध्यान से देखते हैं एक बार, हम उसी चीज में आपको रिवाइज करा देते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में तो देखा जाए कि इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें कितने, इसमें जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम बोलते हैं, सॉरी अनपेयर्ड बोल रहे हैं, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, उनमें से एक पूरी तरीके से डोनेट करके हाइड्रोजन आयन के संग कंबाइन होता है और इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होता है। तो उसी चीज को मैं यहां पर रिवाइज कराते हुए बोलूंगी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने इसी चीज को समझो कि ये तो बताया कि हाँ ये बात सच है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में सॉल्यूट होने पर, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, ये जल में घुलने पर तुरंत किस रूप में धारण हो जाता है, वाटर में कंबाइन हो जाता है और अपना प्रोटॉन डोनर का काम करता है। तो इसी तरीके से बेसिस को भी डिफाइन किया गया। हाँ ठीक है, ओके, सबकी पढ़ लूंगी कमेंट्स, अभी थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो। तो क्षार क्या होते हैं, क्षारों को भी इसी प्रकार से डिफाइन किया गया। आर्हेनियस ने क्या डिफाइन किया, आर्हेनियस की थ्योरी कहती है, आर्हेनियस की थ्योरी कहती है कि ऑल दैट, हिंदी में लिख दूं, चलो कोई ना, ऑल दैट मटेरियल्स which gives hydroxide ion, which gives hydroxide ion in their water solution, in their water solution are called acids, oh sorry bases। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि वह सभी पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं या देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जब बात आई इनके फिजिकल बिहेवियर की कि भाई अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये क्षार बिटर मतलब कड़वे होते हैं, हल्का कड़वा स्वभाव होता है, ठीक है, सोपी नेचर होता है। हाँ ठीक है, रमन सिंह। और इसी चीज को जहां आर्हेनियस ने हाइड्रोक्साइड आयन आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन द एसिड्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, दिस कैन बी द क्वेश्चन। ये प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोक्साइड आयन को क्षारों की एक पहचान के रूप में किसकी व्याख्या घोषित करती है। हाँ तो याद रखेंगे आर्हेनियस की, जबकि इसी बात को ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कैसे बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की व्याख्या इसी बात को कैसे कहती है कि जब कोई भी क्षार, जैसे अमोनिया बाय नेचर कैसी होती है, बेसिक गैस है, जब कोई भी क्षार जब वाटर सॉल्यूशन में जाता है तो ये प्रोटॉन उसका गेन कर लेता है, उससे एक प्रोटॉन छीन लेता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अमोनिया क्या बना लेती है, अमोनियम आयन का निर्माण कर लेती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या चीज रिलीज हो जाती है, अलग से ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जहां
बेसिस को प्रोटॉन एक्सेप्टर और एसिड्स को प्रोटॉन डोनर के रूप में बताया। वहीं आर्हीनियस का अपना एक सिद्धांत था। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि एसिड्स को जहां और बेसिस को दोनों ने अलग अलग चीजों के रूप में समझाया, वहीं एक चीज देखिए क्या कमेंट कर रहे हैं आयुष? ठीक है आयुष, तुमसे बात करते हैं। हाँ ठीक है। देखो इधर विवेक, वहीं पर अगर हम बात करें तो जो एसिड्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो एसिड्स? हम लोग जो पढ़ के आए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वो तो होते ही होते हैं, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स या जिनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, और एक जिनको हम वीक एसिड या जिनको दुर्बल अम्ल बोलते हैं। बेसिक परिभाषा जो कि हम लोगों को समझाई गई है 9th-10th में कि ये बहुत क्विकली डिसॉल्व हो जाते हैं, ये पानी में बहुत शीघ्रता के संग घुलनशील होते हैं और बहुत क्विकली हाइड्रोजन आयन बहुत शीघ्रता के संग अपना क्या रिलीज कर देते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं पूरी तरीके से। जबकि इनके लिए कहा गया है कि ये वो एसिड्स होते हैं जो कि पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं और जल्दी से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर सकते, या पार्शियली हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। पार्शियली गिव्स व्हाट? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम आपको कैसे समझाएं कि अगर आपको 4 एसिड दे दिए जाएं, इधर देखो ऑप्शन हमने आपको दे दिए, आपको दे दिए हमने नाइट्रिक एसिड, हमने आपको एक तरफ दे दिया सपोज एसिटिक एसिड, और एक ऑप्शन दे दिया हमने आपको सल्फ्यूरिक एसिड, और एक दे दिया नन ऑफ दिस। और हमने आपसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा एसिड है जो कि वीक एसिड होगा। तो हाँ ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि वहां बैठ के कोई ये थोड़ी देखेगा कि कौन जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, और ना रट्टा मार सकता है। यहां पे एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, एक कॉमन सी चीज है कि वो सारे एसिड्स जो कि ज्यादातर नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं, ध्यान से समझिए, वो सारे एसिड जो कि नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि किसी के फल का रस, जैसे कि गन्ने के रस को सड़ने के लिए रख दिया तो अपने आप किण्वन के पश्चात क्या बनने लग गया? सिरका बनने लग गया, और सिरके में क्या आने लग गया? एसिटिक एसिड। मधुमक्खी या जिसे बोलते हैं परैया, ततैया, जो भी कहते हो आप, वो काट गई, क्या छोड़ के चली गई? HCOOH। तो जितने प्राकृतिक अम्ल हैं उस जीव के अंदर एक अपना नेचुरल एसिड है। तो याद रखेंगे ये एसिड ज्यादातर वीक एसिड होते हैं। तो एक चीज जो हम अपने इस क्लास में नोट्स के रूप में लिख लेंगे साइड से कि ऑल दैट एसिड्स जो कि बुक्स में रेयरली आपको एग्जाम्पल में लिखा जरूर मिलेगा। विवेक तुम्हारी बात हमने पढ़ ली, तुम्हारी कौन सी क्लास आगे पीछे हो रही है? तुम अपना इतना लंबा आपको लगता है इतना ज्यादा डिटेल में आपने लिख दिया, कोई नहीं, अच्छी बात है। बाकी यदि कोई ऐसी थी, क्योंकि और कोई कमेंट नहीं है कि क्लासेस आगे पीछे हो रही, कोई बात नहीं विवेक, देख लेते हैं। अब आप पढ़ लिया ना कमेंट, अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो याद रखेंगे मोस्टली ऑल नेचुरल एसिड्स, मोस्टली ऑल नेचुरल एसिड्स, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक अम्ल, कि लगभग सभी प्राकृतिक अम्ल स्वभाव से कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल स्वभाव से कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते, दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है ठीक है, और इसी तरीके से ज्यादातर जो मानव निर्मित अम्ल हैं या लैब मेड एसिड्स जो होते हैं, ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जबकि जितने भी ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में नेचुरल एसिड वीक एसिड है, दूध में लैक्टिक एसिड वीक एसिड है,
फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है। तो इस तरीके से हम नेचुरल स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को समझ सकते हैं। अब पीएच वैल्यू या पीएच पैमाने पर अगर हम बात कर लेते हैं इनकी पीएच स्केल पर, तो पीएच स्केल पर भी हम लोगों ने नॉर्मली सुना होगा 0 से 14 के बीच, और बीच का पॉइंट हो गया 7 से कम हो गए आपके एसिड्स, एक ऐसा पैमाना जो कि 0 से 14 तक जिसका पैरामीटर रखा गया है। पीएच स्केल मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन जानने का तरीका, ठीक है। और जिसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच आई वो हो गए हमारे क्षार। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहां पर हम एक और बात बीच में ऐड कर रहे हैं। 0 से 7 के बीच का पॉइंट कितना हुआ? 3.5। 7 से 14 के बीच का पॉइंट कितना हुआ? 10.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन केस तुम्हें 4 ऑप्शन दे दे और पूछे कि पर्टिकुलर एसिड का पीएच वैल्यू बताओ और हमको याद ना हो एग्जैक्टली मान लो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? हमको एक चीज अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है कि जितने प्रबल अम्ल होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मैं यहां पर लिख देती हूं, जितने स्ट्रॉन्ग, SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनकी पीएच वैल्यू आपको 3.5 से कम बल्कि 2 से कम मिलेगी। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इनकी पीएच वैल्यू 1.5 इससे ऊपर कभी नहीं होती प्रबल अम्ल। तो याद रखेंगे इनकी वैल्यू आपको जब ऑप्शन दिखे तो उस पीएच वैल्यू में आप आंसर शफल कर सकते हैं कि अगर 3.5 से 7 के बीच पीएच वैल्यू है तो ये ज्यादातर वीक एसिड होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जितना आप उधर की बढ़ोगे तो बेसिसिटी मतलब क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे कि अगर हमने आपके सामने ऑप्शन रख दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा कास्टिक सोडा, मैंने आपके सामने रखा अमोनिया, मैंने आपके सामने रख दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, और पूछा नन ऑफ दीज दे दिया चौथा ऑप्शन, और आपसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन एक दुर्बल क्षार होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अमोनिया बाय नेचर वीक बेस होती है, बाय नेचर बेसिक होती है लेकिन वीक बेस होती है। और इन केस अगर तुमसे इसकी पीएच वैल्यू 4 ऑप्शन देके सेलेक्ट करने को बोले तो हमेशा ध्यान रखना कि जितना आप इधर रहोगे ये होंगे दुर्बल क्षार, वीक बेस WB, और जितना उधर बढ़ोगे स्ट्रॉन्ग बेस SB, ऐसे। तो याद रखेंगे जो कास्टिक सोडा है 11.5 इज द पीएच वैल्यू ऑफ कास्टिक सोडा। हालांकि पीएच वैल्यू की लिस्ट हम आपको पूरी डलवा देंगे, आराम से देख लेना। लेकिन हम जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्लास में पूछते हैं कि रटें किस किस की मैम, कुछ शफल करने का ट्रिक बताइए। तो शफल करने का ट्रिक एक ही है, आपके सामने 4 पीएच वैल्यू अब हमने दे दी, जैसे कि 7.5 रख दी, 5.5 रख दी, 6.2 रख दी, 3.2 ऐसे रख दी, और हमने आपसे पूछा कि बताओ कौन सा इनमें से एक दुर्बल अम्ल की ओर इशारा कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 7 से ऊपर तो एसिड होगा नहीं, इन दो में से एक क्या है? एक दुर्बल एसिड, ठीक है। 3.2 आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर, तो इनमें से 2 आई बात समझ में? हाँ, ओके। तो यहां से पीएच वैल्यू के क्वेश्चंस, पीएच वैल्यू हम शफल करना सीख सकते हैं। कुछ हमारे डेली लाइफ में कुछ एसिड्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि आपका सबसे मोस्ट फेवरेट एसिड है एग्जाम का, जिसको हम बोलते हैं दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसको हम गंधक, क्योंकि सल्फर को हिंदी में गंधक भी कहा जाता है तो इसे गंधक का अम्ल भी हम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड विच इज वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। जी हाँ, तो याद रखेंगे क्या कि आपसे अगर पूछें कि औद्योगिक स्तर पर कौन सा अम्ल है, औद्योगिक स्तर पर सबसे ज्यादा एसिड कौन सा यूज होता है, औद्योगिक स्तर पर सब सर्वाधिक यूज होने वाला अम्ल है, सर्वाधिक प्रयुक्त अम्ल है। और इसी वजह से द वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, द एसिड यूज्ड ऑन वाइडली लेवल, वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, और इसी वजह से इसे हम किंग ऑफ केमिकल या किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जानते हैं।
किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल से आपको एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, कौन सा एसिड है जो कि, हाँ, जो कि किसमें, लेड बैटरी में या इन्वर्टर बैटरीज में यूज होता है। तो याद रखेंगे, यूज्ड इन लेड बैटरी या इन्वर्टर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल बताओ। याद रखेंगे, इसे लेड बैटरी में प्रयोग करते हैं। जितने विट्रियोल लवण होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, आपका जिंक सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट FeSO4, हिंदी में इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, हरा थोथा, सफेद थोथा, नीला थोथा, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। तो जो विट्रियोल साल्ट होते हैं ये ज्यादातर किस में सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रांगली सल्फ्यूरिक एसिड में। तो याद रखेंगे, इसका एक नाम विट्रियोल एसिड, या याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ऑयल ऑफ विट्रियोल। याद रखेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका दूसरा नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के लिए एक प्रश्न आपका ये एक और क्या बनता है, देखो ध्यान, इट इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचो अम्ल वर्षा कहां से, तो याद रखिएगा, वो सारे फ्यूल, वो सारे ईंधन जो, जैसे कि सॉलिड फ्यूल मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, जितने ठोस ईंधन जलते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, वो कैसे होते हैं, उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और इनकम्प्लीट कंबशन किसकी ओर इशारा करता है, थैंक यू गौरव, कालिख युक्त ज्वाला इशारा करती है, जो धुआं काला रिलीज हो रहा है वो इशारा करता है कि ये पूर्ण दहन नहीं है। तो याद रखेंगे, फिलहाल वो हम फ्यूल में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में उपस्थित होती है एटमॉस्फेयर में, जब इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो ये किसके संग, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, वाटर वेपर के संग रिएक्शन करके, जल वाष्प के संग। तो याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ही अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। और साथ ही साथ अगर तुमसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्बल कैंसर, इनमें से, देखो यादव जी इधर ध्यान दो क्लास पे, गौरव यादव, क्या कि कौन सा एसिड है जो कि संगमरमर के कैंसर या जिसको मार्बल कैंसर कहते हैं। तो दोस्त कभी तुमने नोटिस किया होगा, अगर आगरा ताजमहल विजिट करने गए, कि वहां पे दूर दूर तक, मतलब जो एक पर्टिकुलर किलोमीटर एरिया है वहां पर क्या अलाउ नहीं है, कोई भी, मतलब मोस्टली CNG व्हीकल्स ही वहां पे अलाउड है। तो आपको एक चीज ध्यान, और ज्यादातर कोई फैक्ट्री एक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वातावरण में ये उपस्थित होगा जहां पे कारखाने स्टेब्लिश होंगे, फिर वो ये बनाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के संग रिएक्शन H2SO4, और फिर ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करेगा प्लस H2O प्लस CO2। तो हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो संगमरमर का पीलापन, ताजमहल का जो पीलापन है, जिसको मार्बल कैंसर के नाम से क्वेश्चन बनता, वो होता क्या है एक्चुअली। अब हम आपको इसी AW और TPO के लेवल से जब ये प्रश्न बनाएंगे, SSC का प्रश्न बनाएंगे, तो हम आपसे पूछेंगे विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर, और जब TPO वालों से हम पूछेंगे तो हम पूछेंगे विच कंपाउंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर, विच कौन सा यौगिक बनता है ताजमहल के पीलेपन के दौरान, कौन सा यौगिक जिम्मेदार है, इसे बन गया TPO। समझ में आई, तो ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन को भी दिमाग में रखिएगा कैद, दिस इज मार्बल। तो याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि अम्ल वर्षा की उपस्थिति में आता है। अम्ल वर्षा की कैसे पता चले कि एसिड रेन हो रही है, तो हमेशा याद रखिएगा, अलग से लिखवा दूं, इधर आओ, कि जो एसिड रेन होती है
इसकी पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है। तो याद रखेंगे 6.4 to 6.5, दिस इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन वाटर। अम्लीय वर्षा जब कहीं किसी क्षेत्र में हो जाती है तो याद रखिएगा खेतों की मिट्टी अम्लीय हो जाती है। किसी पर्टिकुलर फसल जो कि अम्लीय मिट्टी नहीं मांगती, फसलों की पैदावार पे भी फर्क पड़ता है। तो फिर खेतों में फिर क्या डलवाना पड़ता है? चूना डलवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन केस अगर तुमसे पूछ लेते हैं, इसको हम अभी कंप्लीट करवाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्या कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये अम्ल वर्षा का भी मुख्य घटक है। एंड दिस इज ऑल्सो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर या संगमरमर का पीलापन। ठीक है, कौन सा यौगिक बनेगा? तो दिस इज मार्बल कैंसर। तो यह ताजमहल के पीलेपन के लिए भी उत्तरदायी, पीलेपन का कारण। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को आप इतने एंगल से पहले ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को हम पूरा कर लेते हैं। क्या एसिड रेन का कारण मैम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है? तो याद रखेंगे नहीं। अगर ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड भी दे रखा है और तीसरा ऑप्शन दे दिया है बोथ, तो फिर हम बोथ टिक करेंगे। कैसे? याद रखेंगे, वैसे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% तक है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त गैस है नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है इतनी रिएक्टिव नहीं होती। वरना एक दिमाग लगाओ कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किसके ऑक्साइड मिलते? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% मिल रही है। ये तो फटाफट ऑक्सीजन के संग, मॉइस्चर के संग, अदर गैसेस के संग धकाधक कंपाउंड बनाती लेकिन नाइट्रोजन इज बहुत लेवल तक ये इनर्ट बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड बिहेवियर है, यहां पर मैं बताती हूं, देखो ध्यान से। इधर देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 25। तो 5 से 8 बनाने के लिए क्या करते हैं? इधर देखो, 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। तो जो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल पूछ रहे थे, ये लो नाइट्रोजन का, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो ये जो नाइट्रोजन एटम के बीच, मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में ये जो ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, विच इज नॉट इजिली ब्रेक्स। किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी गैस को यौगिक बनाने के लिए उसके आयन, उसके बंध टूटना भी तो जरूरी है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी मांगती है ब्रेक होने के लिए। तो याद रखिएगा कि प्रकृति में यदि एक प्रश्न पूछ ले हम आपसे कि बताइए प्रकृति में नाइट्रोजन के बहुत कम रिएक्टिव होने का कारण क्या है? The reason why the nitrogen is a very less reactive, I'm not saying it is not reactive, it is reactive. ये रिएक्टिव गैस है लेकिन उतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए इसे अंकल चिप्स के पैकेट में भर देते हैं। इसीलिए इसे उठा के हम किसके टायरों में भर देते हैं? वाहनों के टायरों में भर देते हैं। Why this is less reactive? Because of the triple bond which is present between the नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ये जो त्रिक बंध उपस्थित होता है, सह संयोजक, ये टूटने के लिए एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी इसके लिए चाहिए। तो याद रखेंगे यहां से एक चीज कि ये होती तो लेस रिएक्टिव है, लेकिन जब बिजली आदि चमकती है एटमॉस्फेयर में, जब हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और एक सर्टेन हाई प्रेशर बनता है एटमॉस्फेयर में, तब ये बना लेती है कौन सा अम्ल? नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर अब हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से लिखेंगे। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन के लिए दो गैसें, कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल जिम्मेदार हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मेजरली रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? जे, क्योंकि ये बनता ज्यादा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि अम्ल वर्षा हो रही है? क्योंकि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाता है? 6.4 to 6.5 के बीच होता है। ये साधारण वर्षा नहीं, अम्लीय वर्षा में काउंट होती है।
साथ ही साथ आपको इन केस अगर पूछ लिया जाए कि एसिड रेन का न्यूट्रलाइजेशन, या इस प्रकार से लिख देते हैं अम्ल कि क्या, कि खेतों की अम्लीय, हाँ ऐसे लिखो, इसको लिखो कि खेतों की अम्लीयता का, खेतों में मिट्टी की अम्लीयता का नाश कौन करता है फिर, कि मिट्टी तो अम्लीय हो गई अम्ल वर्षा के बाद, खेतों में मिट्टी की अम्लीयता का नाश कौन करेगा। तो याद रखिएगा एसिड हो गई है मिट्टी, कोई बेस डाला जाएगा, कौन सा बेस डाल दें, ये डाल दो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ याद रखेंगे, हाँ निशा यादव कह रहे हैं मैम नाइट्रोजन के 2 एटम हमेशा साथ रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रकृति में कोई भी गैस हो दोस्त ना, वो अपनी स्थायी अवस्था धारण करती है। नाइट्रोजन एटम है तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक पूरा नहीं है निशा। और जब ये नेचुरल स्टेट में रोटेट करेगा तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा करके घूमेगा, चाहे नाइट्रोजन अपने भैया नाइट्रोजन से ही करे। तो एक प्रश्न तुम्हारा, मुझे एक बात की खैर तसल्ली है कि मेरे पेड बैच के बच्चे हों चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हों, सबके सब मेरे से प्रश्न पूछने के लिए जरूर आजाद हैं, और प्रश्न इंसान उसी से पूछता है जिसे लगता है कि ये जवाब देंगी। इस बात की मुझे खुशी है। तो मैं कभी भी अपने क्लास में किसी से, आप उठा के देख लीजिए चाहे मेरे यूट्यूब सेशंस भी, मैं कभी ये नहीं कहती हाउ द स्टूपिड क्वेश्चन दिस इज। स्टूपिड क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं, प्रश्न होता है तो उसका जवाब भी होता है। आइए, हाँ डायटोमिक नेचर है, वेरी गुड। तो खेतों में मिट्टी की अम्लीयता का नाश किसी बेस के द्वारा किया जाएगा और उसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना, हिंदी मीडियम स्लेक्ड लाइम, इंग्लिश मीडियम स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना, या इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, स्लेक्ड लाइम। ऑल राइट, याद रखोगे। और इसी प्रकार से हमको ध्यान रखना है, अगर उल्टा पूछ ले, उल्टा पूछ लेते हैं जिसका एसिड रेन से लेना देना नहीं है, कि अगर बहुत ज्यादा कभी कभी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर लिए, केमिकल यूज कर लिए, ये वो, तो क्या होता है कि मिट्टी कभी कभी बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, तो फिर हमें न्यूट्रलाइजर उसका भी यूज करना पड़ता है। तो अगर तुमसे पूछ ले कि खेतों की मिट्टी की क्षारीयता का नाश कैसे करते हैं, मिट्टी की बेसिसिटी या क्षारीयता का नाश कैसे होता है, तो हम वो भी याद रखेंगे। इसके लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम का सूत्र लिख लो, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O, इसका यूज किया जाता। ठीक है, बात याद रखोगे। यहां से एक बात याद आ रही है और उसको बता देते हैं टाइम टू टाइम। इधर देखो, जब हम चूने के ऊपर पानी डालते हैं, चूना भिगोया, ये क्या है, ये है लाइम, और अब ये बन चुका है स्लेक्ड लाइम। बिना बुझा चूना, ये चूना, बुझा चूना। अब ये बुझा चूना बिना बुझा है क्या, व्हाट इज दिस। एक बेसिक सी बात आप समझिए कि आपने कभी बचपन में अपने घर में पुताई उताई होते देखी, आजकल तो भैया व्हाइट वॉश होता है, पेंट होता है। हम तो छोटे थे तो भैया हमारे घर वाले कहते थे पुताई हो रही है, आज स्कूल में तैयार नहीं कर पाएंगे, घर बैठो। तो पुताई जो हो रही है चूने से अक्सर जिसको किया जाता था, क्या कैसे ये प्रोसेस आपने कभी आंखों से देखा है कि चूने को जब पानी में भिगोया जाता है तो बहुत तेज बुलबुले उठते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत तगड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है चूने को भिगोना। हाँ, रजनीश राणा, मैम एसिड रेन 5.6 बिलो बहुत एसिडिक हो जाएगी फिर। यह आपने कहाँ पढ़ा है, सबसे पहले आप उस सोर्स का नाम बता दीजिए। कोई बात नहीं, तो इधर देखो ध्यान से। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा जाना माना एग्जाम्पल है किसका, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्मा
छेपी अभिक्रिया का। इन केस अगर तुम्हें ऐसी रिएक्शन दे दें और आपके सामने ऐसे चार ऑप्शन पूछें कि ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन दे दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या आपको दे दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, या नन ऑफ दिस, या हाँ चलो ठीक है, या एक ऑप्शन हम देते हैं आपको, या सेकंड और थर्ड बोथ, सेकंड एंड थर्ड बोथ। लो भाई हमने तुम्हें दिया एग्जाम ऑप्शन, देखो ध्यान से देख के बताना। हीट प्रोडक्शन तो है, ठीक है विपिन मौर्य, हमने तुम्हारी बात पढ़ ली, कोई बात नहीं, आप उस चीज से निश्चिंत रहो। अगर कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि हम घुमा फिरा के एक ही चीज को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से अगर मैंने जो आंकड़े आपको बताए कहीं पर वेरी करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको गलत नहीं बताऊंगी, चाहे अगली क्लास में ठीक करा दूं। यहां पर देखो, अब आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दे लीजिए, क्या कि जो एंडोथर्मिक है कि मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, हिंदी मीडियम आप बोले नहीं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगी, या एक हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगी, या दूसरा और तीसरा दोनों कि मतलब एक्सोथर्मिक भी होगी कॉम्बिनेशन भी होगी, ये दोनों, ये ऑप्शन है। तो एक प्रैक्टिकल सी बात है, आपके सामने कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है ही है, प्लस एक्सोथर्मिक भी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये जाना माना एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, ऑलरेडी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अगले एसिड की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें तुम्हें क्या लगा दिख रहा है, नाइट्रोजन। तो ऐसा कौन सा एसिड है जो ज्यादातर फर्टिलाइजर्स को यूज करने में, ठीक है अमित कुमार, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, राजपाल कह रहे मेरे मटके फूट जाते थे, ठीक है ओके। देखो तो नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अत्यंत प्रबल अम्ल है, ये ऐसा प्रबल अम्ल है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि कांच के संग रिएक्शन करता। तो कौन सा एसिड है जिसको कभी भी लैब में फ्लास्क में नहीं, ग्लास वेसल्स में नहीं रखा जाता? तो याद रखेंगे कि है, याद रखेंगे ये अत्यंत प्रबल अम्ल है जिसे कभी कांच के पात्रों में नहीं रखा जाता, कभी कांच के पात्र मतलब वेसल्स में, फ्लास्क में, कांच के पात्रों में नहीं रखते। फिर रखते किस में है, फिर रखते किस में है? तो याद रखिएगा इसको काफी डाइल्यूट फॉर्म में करके और फिर इसे एल्यूमिनियम में रखा जाता है। किसमें? एल्यूमिनियम में। अब आपके मन में ये प्रश्न आया जरूर होगा कि मैम मेटल के संग एसिड, आप ही ने तो पढ़ाया था कि एसिड्स कभी भी आप एसिड और मेटल का कॉम्बिनेशन नहीं देखोगे, कभी भी एसिड वगैरह खट्टी चीजें वगैरह धातु के बर्तन में नहीं रखी होती हैं। तो यहां पर आप कैसे कह रही हो कि जो नाइट्रिक एसिड है इसे एल्यूमिनियम वेसल में रख दो? तो मैं आपको एक ही चीज फिर यहां पर मैं बताऊंगी कि आपने मार्केट में कोका कोला थम्स अप की केन बिकती हुई देखी है? तो वो भी एसिड है लेकिन दुर्बल अम्ल है ना, सोडा वाटर जिसको हम बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो वो एसिड भी वीक एसिड है और याद रखिएगा इसको भी काफी ज्यादा डाइल्यूट करके और फिर हम इसको एल्यूमिनियम वेसल में रखते हैं। तो याद रखेंगे कि इसे सदैव तनु अवस्था में, तनु अवस्था में किसमें करके रखा जाता है? याद रखेंगे एल्यूमिनियम के पात्रों में रखा जाता है, रखा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा एसिड है जिसे विस्फोटकों के निर्माण में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है रजनीश राणा आपने भी बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको इसी लाइव क्लास से बोल रही हूँ, एक बार मैं एनसीईआरटी क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ। यदि मुझे लगता है कि एसिड रेन की पीएच वैल्यू उसमें कुछ और मेंशन है तो मैं पक्का, अब तो क्लास पे ध्यान दे लो,
तो इधर देखो ध्यान से, नाइट्रिक एसिड की मैं क्या बता रही थी कि चाहे ट्राई नाइट्रो टालुइन हो, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन हो, और चाहे ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो, जितने आप विस्फोटक पदार्थ पढ़ेंगे उनमें सब में बेस मटेरियल के तौर पर किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का। प्लीज प्लीज, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो याद रखेंगे, इसे विस्फोटकों के निर्माण में, जी हाँ, इसे विस्फोटकों के निर्माण में, इंग्लिश मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वाइडली यूज टू मेक द एक्सप्लोसिव्स। थैंक यू सो मच। तो याद रखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, दैट नाइट्रिक एसिड इट इज वाइडली यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स। यहां से आपको ध्यान रखना चीज, ठीक है? ओके प्राची, इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन एक प्रश्न जो कि इससे संबंधित आपका बन सकता है कि कौन सा एसिड है, क्योंकि कांच के संग रिएक्शन करता है, इसका बिहेवियर पता कैसा होता है कि जैसे सपोज ये कांच का है मेरे हाथ में, इसके ऊपर जैसे ही प्योर नाइट्रिक एसिड टपकेगा, ये वहीं पर गड्ढे जैसी संरचना, जैसे कि मोम के ऊपर कोई चीज से तो पिघल जाता है, लाइक वैसा ही होता है इसका नेचर। हाँ ठीक है, तो याद रखेंगे जो नाइट्रिक एसिड है, क्या ये इचिंग ऑफ ग्लास, इन केस अगर क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा अम्ल है जिसे कांच पर लिखावट के लिए यूज करते हैं, तो याद रखेंगे इचिंग ऑफ ग्लास किससे रिलेटेड है, किस एसिड से रिलेटेड है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इस बात को यहां पर हम अलग से लिख देते हैं कि कांच पर लिखावट के लिए, लिखावट के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बताओ। बिलो 5.6, देखो दोस्त, यहां पर मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, एक होता है इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाली पर्टिकुलर एसिड रेन वाटर, जिसकी बात हो रही है एसिटिक रेन वाटर, लेकिन एसिड रेन आपकी जब काउंट होती है तो उसको किस एरिया में ज्यादातर काउंट करते हैं? एसिड रेन ज्यादातर, क्योंकि प्रभावित कौन से एरिया को सबसे ज्यादा करती है? फर्टिलाइज, जो एग्रीकल्चरल कल्चरल लैंड होती है हमारी, खेती बाड़ी वाला एरिया। तो यहाँ पर अब एसिड रेन तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कोई पीएच वैल्यू ऐसे फिक्स नहीं होती, लेकिन जहाँ चाहे बुकिश लेवल पे हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे हो, हम कहाँ पर बात की, कौन सा क्षेत्र उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? तो एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर हम बात करते हैं तो जो पीएच वैल्यू मैंने आपको लिखाई है, ये पीएच वैल्यू एग्रीकल्चरल लैंड को भी प्रभावित करती है। ठीक है, हाँ, एक्वारेजिया तो हाँ है ही है, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है रजनीश, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, और अगर मैंने फिर बोला है कि अगर एनसीईआरटी इससे वेरी कर रही है या आपका आंसर कुछ और है, तो मैं उसको आपको बता दूंगी। एक चीज जो कि एक्वारेजिया का नाम आया है, बिल्कुल, एक्वारेजिया होता क्या है? एक्वारेजिया एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, इसको हिंदी में भी आप एक्वारेजिया कहोगे, लेकिन इसे अम्लराज नहीं बोलना। अम्लराज किसी एक अम्ल को बोला जाता है, मिश्रण को नहीं बोला। तो याद रखेंगे तीन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसिड, कौन सा? HCl प्लस HNO3, तीन हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड, जिसको हम एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं। कर ले जाओगे ना? वेरी गुड। इसका यूज राजपाल फिर आप बताओ कहां पर किया जाता है? इट इज यूज टू डिसॉल्व द गोल्ड, डिसॉल्व गोल्ड। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जो जूलर्स हैं जो कि इस मिक्सचर का यूज करते हैं सोने के आभूषणों की सफाई के लिए।
जिसका मिसयूज भी किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी हो, उस उसको क्लीनिंग के लिए विशेष रूप से एसिड में नहीं साफ कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक नियम होता है एक्वारेजिया का, इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है ये कि अगर आपने गोल्ड की ज्वेलरी इसमें डुबो के तुरंत निकाली तो ठीक है, वो साफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ सेकंड ज्यादा भी डुबो दिया तो सोने की एक दो परतें घुलना शुरू हो जाती हैं। और यही इसी को, जैसे पुराने लोग जो कह देते ना कि सोने की सफाई के नाम पे सोने की चोरी कर ली, तो व्हाट इज द सोने की चोरी कर ली? क्या करा? एक्वारेजिया बना के रख लिया एक बीकर में, और हमने दिन भरे में 10 कस्टमर आए, उन्हीं की सफाई करी, उसी उसी सॉल्यूशन में सफाई करी। और याद रखिएगा कि इस जो सॉल्यूशन है, इससे फिर प्रेसिपिटेट प्रोसेस के द्वारा उसी सोने को अलग कर लिया जाता है। हाँ, तो याद रखेंगे कि इस एसिड के माध्यम से कभी भी क्लीनिंग नहीं करानी चाहिए। ऑलराइट, तो आज हमने दो एसिड आपसे डिस्कस किए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। किस बेस पर? ज्यादातर डेली लाइफ के बेस पर। ठीक है, इसी तरीके से कल और एसिड्स जो आपके बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, और साल्ट कौन कौन से डेली लाइफ से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे आज। अब बताओ किसको कौन सा प्रश्न पूछना है, अब बताओ कमेंट्स में क्या कह रहे थे। हाँ ठीक है, चलो अशोक सारंग जी, मैम मेरे को बता दो, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है? अशोक जी अब तुम बताओ क्या दिक्कत, जो बात हो ना टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं, बताओ क्या बात आ रही थी। रजनीश के नाम से आईडी थी, मैंने उनको अपनी उनका तो क्वेरी ले ली। निशा यादव कह रहे मैम आपने, अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू निशा यादव। एनीवन एल्स? आप लोग बीच क्लास में जब बोलते हो तो मैं यही कहती हूँ कि आपके प्रश्न कमेंट हम पढ़ेंगे लेकिन क्लास के अंत में। मैम प्रैक्टिस सेट से अभी स्टार्ट करा है, सिलेबस कंप्लीट होने के। प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रही हो तो अच्छी बात है। अगर आपका बस मैं एक ही चीज कहूंगी, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो अच्छी बात है, माइनस पॉइंट कुछ नहीं है। माइनस पॉइंट तब आता है जब आपसे लगते नहीं है और आप निराश होने लग जाते हो। थ्योरी सेशंस अगर आपके पूरे हो नहीं हुए हैं तो अपने आप को ये भी हमें समझना चाहिए क्या कि हमसे ये पोर्शन अभी नहीं हो पा रहा है, शायद इस पे अभी हमें थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। तो निराश ना हो, प्रैक्टिस सेशन लगा रही हो अच्छी बात है। एनीवन एल्स? एमएस इस टॉपिक की और कितनी क्लासेस होंगी? मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस और होंगी इसकी। ठीक है, एमएस के नाम से जो आईडी है वो मेरा ये जवाब है। एनीवन एल्स? और कोई कुछ पूछ रहा था बीच क्लास में, तो आप लोग बहुत बोलते हो। अब बताओ कोई प्रश्न? ठीक है, और एक बात मैं फिर से बोल दूं, जहां पर भी आपको लगे कि किसी भी कंसेप्ट में कॉन्ट्रडिक्शन है आपको मेरे साथ, आप एक ही चीज याद रखिएगा, वॉट एवर इज गुड फॉर यू एंड वॉट एवर इज यू कैन से एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड, वो आपको बताया जाएगा। मैम जी कोई भी सर या मैम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पूछ लो, वहाँ पे कई सारे बच्चे पूछ लेते हैं, हो सकता है मिस हो जाता हो। प्रैक्टिस सेट इसमें कब से शुरू करेंगे दोस्त? जब थ्योरी सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, वरना हर चैप्टर के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। आपको भी पता है केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। मॉक टेस्ट में अमित कुमार कह रहे हैं मैडम स्पीड नहीं बढ़ रही है। अमित एक ही चीज मैं बोलूँ, थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। और एक और चीज, जो लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा सिर्फ अमित को जवाब नहीं है, मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाते हैं करने। आपको स्टार्टिंग में अभी मेरे अनुसार पता क्या करना चाहिए, आप ऐसी बुक्स मार्केट से उठाइए जिनमें, इधर देखो ध्यान से अमित और बाकी सारे बच्चे, जिनमें इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसका आंसर सपोज बी है तो हमने बी सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन क्यों? इस टाइप की बुक जिनमें आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होता है, आप मेरे अनुसार, मेरा आपको यही सजेशन है, अगर आप अभी मॉक सेशंस लगा रहे हैं तो मॉक सेशन डायरेक्ट 1 2 3 4 में से सिलेक्शन करने वाले मत लगाओ। क्या करें, आप ऐसी बुक्स ले लीजिए, PYQs चाहे प्रीवियस ईयर की ही आप उठा रहे हो, ऐसे मटेरियल से प्रैक्टिस करिए जिनमें एक्सप्लेनेशन दे रखा हो। ये मेरा आप सभी को जवाब है।
ये वो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्यों ना हो, ये चीज़ उनको बहुत मदद करती है। कि सपोज अभी हमने आपसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एसिड रेन का, आपने सपोज अभी HCl सेलेक्ट कर दिया, लेकिन HCl आपका गलत निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन सही आंसर क्या था और क्यों था, जब हम ये डीपली पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ स्ट्राइक करती है। महेश कुमार बर्नवाल की बुक कैसी है? मैंने AWTPO के लिए है पर्टिकुलरली, और अगर वो सभी कॉमन एग्जाम्स के लिए तो मैं नहीं कह सकती। वैसे ये राइटर तो अच्छे हैं, नो डाउट। किरण पब्लिकेशन अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा है। और वैसे हमने अभी जो प्रैक्टिस सेट डलवा रखे हैं ऐप पे, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं देख के बताऊंगी, आप चेक कर लेना नहीं तो। ओके, तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।